हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन जो हमारा प्लस टू का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेटलर्जी के पॉइंट व्यू से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब हम किसी मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी और से, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उसका कौन सा स्टेप जो हम करने जा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। उसके बाद कौन कौन से मेथड है, फ्लोटेशन, लीचिंग, लैविगेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये सब मैं डिटेल में आपको पहले ही वीडियो बता चुका हूं। और अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन है स्टूडेंट, वहां पे आप दबाएं तो हर एक वीडियो जो इससे पहले गए उसके आपको लिंक वहां से डायरेक्ट ओपन हो जाएंगे, वहां से आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, एलिंगन डायग्राम, जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन माना जाता है इस चैप्टर का अपने आप में। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस लेक्चर के बाद आपका एलिंगन डायग्राम बहुत ही इजी लगने वाला है एंड तक। मतलब इसमें क्या आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये ऐसा टॉपिक नहीं है 2 मिनट में आपको कराया और आपको समझ आ गया। इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 5-7 मिनट बाद आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, एलिंगन डायग्राम। तो एलिंगन डायग्राम की पहले जरूरत क्यों पड़ी, क्या प्रिंसिपल है इसका फंक्शन क्या है, इसकी एंड में हम बात करेंगे लिमिटेशंस क्या है, उस सब मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे पायरोमेटलर्जी की। इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं। पायरोमेटलर्जी हम जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, जब हम मेटल ऑक्साइड से मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग करके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। तो आपको कोई कहे डिफाइन पायरोमेटलर्जी, तो आप क्या देंगे, व्हेन वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पायरोमेटलर्जी की डेफिनेशन सीबीएसई में 2 बार पूछी जा चुकी है स्टूडेंट, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कौन कौन से करते हैं स्टूडेंट, हम कार्बन कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं और इवन अदर मेटल्स की भी बात करते हैं, मेटल के थ्रू भी होती है। और बेसिकली जो एलिंगन डायग्राम में हम तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कब कौन सा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट है फॉर कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है, तो उनके लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब कैसे हम चूज करेंगे विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, उसी के लिए एलिंगन डायग्राम हमारा टॉपिक है, वो जो हम स्टडी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। तो कैसे करेंगे वो सारा मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कि जो एलिंगन डायग्राम है बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। इट बेस्ड अपॉन थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। तो थर्मोडायनेमिक की अगर हम बात करें तो कोई भी रिएक्शन स्टूडेंट स्पॉन्टेनियस तब होती है जब, आप सबने ये रिएक्शन प्लस में पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। अगर हमारा डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तभी हमारी रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस होती है। तो फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। तो वो सारे जितने भी हम यहाँ पे रिएक्शन आप देख रहे हैं, काफी कर्व बना रखे हैं, तो इनमें जिनमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ओवरऑल 2 रिएक्शंस को जब हम आपस में मिलाएंगे, कपलिंग ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं इसमें हम, तो वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तब हम कहेंगे ये रिएक्शन फिजिबल है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वो हमारा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो ये हमारा मेन प्रिंसिपल है जिसके ऊपर एलिंगन डायग्राम क्या करता है स्टूडेंट, वर्क करता है। दूसरा एलिंगन डायग्राम जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो हमें पता है डेल्टा जी नोट जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, माइनस आर टी नेचुरल लो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी भी बोल देते हैं। तो इस रिलेशन का भी इस्तेमाल हम इसमें करने वाले हैं। तो ये सारी बातें हम करेंगे और इसी के ऊपर एलिंगन डायग्राम डिपेंड करता है। अब कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एलिंगन डायग्राम को कैसे स्टडी करते हैं, क्या क्या पॉइंट हैं वो हम देखते हैं। ये जितने भी कर्व बन रहे हैं स्टूडेंट यहाँ मैंने बनाए हैं, एक तो वैसे काफी बड़ा ही बनता है, बुक में आपके दे रखा है, मगर उससे आपको समझ नहीं आने वाला क्योंकि उसमें इतना ज्यादा
कोच कोच हो जाता है इतने सारे मेटल के साथ, तो मैंने उसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कर्व की बात करूं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये सारे जो कर्व हैं ये फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ध्यान से देखिए मेटल ऑक्साइड का। हर एक केस में ध्यान से देखिए कि मेटल ऑक्साइड बन रहा है। तो जितने भी कर्व है ये मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए हैं। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन जो दे रखी है उसको जब हम टेम्परेचर के साथ कर्व प्लॉट करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, एलिंगन डायग्राम कहते हैं। अब ये एलिंगन डायग्राम को स्टडी कैसे करते हैं अब उसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, मैंने यहाँ पे याद रखने की कर रखा है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कोई पॉइंट बताना आपको। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे जितने भी कर्व बने हुए हैं इनमें जो कर्व स्लोप जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। स्लोप क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कर्व जो जा रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। केवल एक रिएक्शन है जहां पे स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है, वो ये है। ये क्यों है वो भी मैं भी बात करता हूं। तो जो स्लोप ऑफ द कर्व होता है स्टूडेंट, जब हम डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर को हम करते हैं प्लॉट करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा कर्व का स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि स्लोप का कर्व हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, पहला क्वेश्चन ये बनता है और उसी को मैं एक्सप्लेन करने। जो हमारा स्लोप है वो ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है उस चीज को समझते हैं। हमें पता है जो डेल्टा जी होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हम कोई भी रिएक्शन अगर लेते हैं स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मान लो मैं ऊपर वाली रिएक्शन ले रहा हूँ, सिलिकॉन प्लस O2 गिव्स सिलिका ऑक्साइड, कोई भी एक रिएक्शन आप उठा लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम ध्यान से देखिए तो ये मेटल मेरा क्या है, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है, गैस, और SiO2 क्या है, सॉलिड है। तो अगर हम बात करें डेल्टा एच की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। टेम्परेचर ये क्या हो रहा है मेरा, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं ध्यान से देखिए इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी। सारा गेम यहाँ पे एंट्रोपी का है स्टूडेंट। तो एंट्रोपी अगर हम ध्यान से देखिए, गैस है ये सॉलिड है, तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज करिए। डेल्टा एस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और डेल्टा एस अगर डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा एस क्या हो गया आपका, नेगेटिव। डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव। और अगर डेल्टा एस आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव कोई वैल्यू पुट करूंगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये अगर वैल्यू प्लस हो जाती है आपकी, डेल्टा एच हमारा नेगेटिव में है तो हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। तो ये नेगेटिव ज्यादा कब होगा, अगर ये वैल्यू जितनी क्या होगी, कम होगी। ये वैल्यू जितनी कम होगी, टी डेल्टा एस का जो टोटल होगा, अगर ये वैल्यू कम होती है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मगर अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अब हमें पता है कि टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव में वो क्या हो जाएगी। अगर नेगेटिव में बात करें, ध्यान से देखिए कर्व क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब -1200, ये जितना मोर नेगेटिव होता है डेल्टा जी उतनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अब डेल्टा जी की वैल्यू जैसे ऊपर जानी स्टार्ट हो जाएगी, तो यानी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो ये डिक्रीज, यानी कहने का क्या मतलब है कि इस केस में कर्व हमारा क्या है, इसलिए हमारा कर्व क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जितनी ये ज्यादा वैल्यू बढ़ती है डेल्टा जी लेस नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा वही वाली बात मैं कर रहा हूं, इसलिए कर्व हमारा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। अब आपने सर यहाँ पे आपने स्टार डाला था कि केवल इस केस में हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि मेरे पास कार्बन प्लस O2 गिव्स CO, ध्यान से देखिए। इस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास ये गैस है और ये भी क्या है, गैस है। यहाँ पे 1 मोल है, 1 वॉल्यूम है। यहाँ पे कितने वॉल्यूम है, 2। तो यहाँ पे एंट्रोपी स्टूडेंट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज। जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा हो जाएगी और कर्व हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डाउनवर्ड आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, आपने सर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो गैस है, इस केस में क्या हो रहा है, तो इस केस को भी जरा ध्यान से देखिए, C प्लस O2 गिव्स CO2। अब ये भी क्या है, सॉलिड, ये क्या है, गैस, ये भी क्या है। तो जितने वॉल्यूम ऑक्सीजन, अगर हम यहां पे बात करें तो एंट्रोपी ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम। तो एंट्रोपी के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। तो जिस करके जो आपका एक कर्व जा रहा है स्टूडेंट, वो क्या जा रहा है, जनरली स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये पॉइंट थे बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इस वीडियो में मैं हर एक लाइन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जिन बच्चों के अंदर पेशेंस है वही इस वीडियो को समझ सकते हैं, और जिनको जल्दीबाजी बेटा उन्हें ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। आपने और इस कर्व को अगर ध्यान से देखिए तो और यहाँ पे क्या चीजें आप ध्यान से देखने वाली हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, जब कर्व जैसे यहाँ पे क्या, फिर यहाँ से चेंज हो गया,
बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधे जा रहा है। यहाँ पे कुछ कर्व्स के अंदर एक शार्प चेंज आ रहा है, कई बार यहाँ पे चेंज आ रहा है। यहाँ पे ये क्या है, जनरली कर्व क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, इस केस में नीचे जा रहा है, मगर कुछ में क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रही है। तो ऐसा क्या होता है, तो ऐसा वेरिएशन केवल तभी आता है स्टूडेंट जब स्टेट चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड पे गया या लिक्विड से गैस पे गया। सॉलिड से लिक्विड पे गया तो हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट, और लिक्विड से गैस पे गया तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि अगर मैं जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन की बात करूं, जिंक से जिंक ऑक्साइड की, इस कर्व को अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, कैसे जा रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर ये ऊपर चला गया। तो ये जो दो पॉइंट हैं जहां पे चेंजेस आ रहे हैं, ये क्या है 692 केल्विन, और ये टेम्परेचर क्या लिखा है मैंने 1180 केल्विन। तो 692 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है और 1180 केल्विन इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट। तो ये तभी चेंज आते हैं तो जहां पे भी चेंज आ रहे हैं, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जाता है, तभी ऐसे चेंजेस आते हैं। अब एक पॉइंट और है, वैसे ये जो क्वेश्चन है अलग है, मैंने फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पे आपको एक नई एक चीज और सिखानी है। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्मेशन को, तो कर्व हमारा कहाँ जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए। जैसे अगर सिल्वर ऑक्साइड जो है ये यहाँ पे 0 है, इसके बाद डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनस्टेबल होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना। जितना ज्यादा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, उतना जो प्रोडक्ट बन रहा है स्टूडेंट, यानी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इजीली होगी। अब कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाती है, इसलिए जाती है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इन दोनों के केस में, मरकरी दे आर लेस रिएक्टिव मेटल, मरकरी और सिल्वर, इसीलिए जो इनके ऑक्साइड्स बनते हैं स्टूडेंट, दे आर लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होने की वजह से हाइयर टेम्परेचर पे जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ये जो मरकरी ऑक्साइड है स्टूडेंट, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो ऐसे कर, तो उसको हीट करते ही ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट करते, क्योंकि काफी अनस्टेबल होते हैं। इसी तरह सिल्वर ऑक्साइड है, तो बैलेंस कर लीजिए, तो ये आराम से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन को छोड़कर अपना मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ बड़े इजीली मेटल की एक्सट्रैक्शन हो जाती है ऑक्साइड से। हीटिंग जैसे हमने हीट किया और हमें क्या हो गया, मेटल मिल गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एलिंगन डायग्राम का है, एक लाइन के बाद, अब मैं कहूं कि इसके बाद आपको ये सारा समझ आ जाएगा तो बिल्कुल सही है। मैं सबसे मेन पॉइंट बोलने जा रहा हूं, इसको अपनी कॉपी में अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। मैं पहले आपको इसको फंडा समझाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कहने जा रहा हूं। एक लाइन तो मैं पहले ही बोल चुका हूं स्टूडेंट कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा जी, इसका मतलब रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका वो उतना ज्यादा स्टेबल है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, सपोज करिए कोई भी ले लीजिए, जैसे कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, तो 1623 केल्विन टेम्परेचर से अगर नीचे की बात करूं, ये वाला कर्व नीचे है, ये वाला कर्व ऊपर है, तो यानी इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ये यहाँ पे मान लीजिए कि -1150 किलो जूल पर मोल है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम जो मैं बात करूं तो 1000 के आसपास है। तो ज्यादा नेगेटिव कौन है, मैग्नीशियम का। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन जो एमजीओ की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रही है वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा ये मोर स्टेबल है देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो मैं अगली लाइन बोलने जा रहा हूँ ना, यही एलिंगन डायग्राम का मेन पॉइंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान से। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। इसका मतलब इसके मेटल ऑक्साइड को, इसका मेटल, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, इसके मेटल ऑक्साइड को ये मेटल क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट करने के लिए मैं मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह अब ध्यान से देखिए, किसी भी कर्व में, जैसे यहाँ पे ले लीजिए जिंक ऑक्साइड, Zn+O2 जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे CO+O2 है, तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड को, अब ये जिंक ऑक्साइड क्या ज्यादा स्टेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यानी जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस नहीं कर सकता। यानी जो नीचे कर्व है, सिंपल सी लाइन, अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि मैग्नीशियम, इस केस में मैग्नीशियम जो है वो सिलिका ऑक्साइड को रिड्यूस करके सिलिकॉन में कन्वर्ट कर सकता है बिलो 1973 केल्विन टेम्परेचर। बट अगर मैं इससे बिलो टेम्परेचर पे हूं तो सिलिकॉन मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये मेन पॉइंट है, जिसको अगर ये वाला पॉइंट समझ आ गया तो समझ एलिंगन डायग्राम समझ आ गया। अब आप कहेंगे सर ये तो चलो हमें
आपने याद करना। तो लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक कहाँ काम कर रही है, तो उसको भी समझते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। मैंने एनसीईआरटी के स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करके पहले 5 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के, ये अलग है, थोड़ा कॉम्पिटेटिव मैंने बुक से लिया है। तो ये 5 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के, तो 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा और जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है, सजेस्ट ए कंडीशन अंडर विच मैग्नीशियम वुड रिप्लेस एल्यूमिना। वो कंडीशन बताइए जिसमें मैग्नीशियम एल्यूमिना को रिप्लेस करे। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास 2 रिएक्शन है स्टूडेंट, ठीक है, ये मैग्नीशियम का एल्यूमिना। यहां पे एक पॉइंट है ए, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये जो है 1623 केल्विन, ये जो टेम्परेचर है स्टूडेंट, इस टेम्परेचर पे इंटरेक्शन हो रही है इन दोनों कर्व की, एल्यूमिना की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इस पॉइंट से अगर नीचे में कोई भी पॉइंट लेता हूं, आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, चलिए सपोज करिए कि मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, मैं यहां पे टेम्परेचर ये ले लेता हूं, मैंने कहा इस पॉइंट पे क्या होगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपका एलिंगन डायग्राम का सारा बेस खोल दूंगा मैं इस पॉइंट के ऊपर। ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट है। अब मैंने इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे, मान लो मैं 1473 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब ये मुझे डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए, पहले मैग्नीशियम की बात करो तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। अब मान लेते हैं हम कितनी है, ये 1000 है, ये 1100 है, तो इसके बीच में एक तरह से पॉइंट आ रहा है, तो मैं इसको राउंड अप में क्या ले लेता हूं कि इस रिएक्शन के लिए 2mg प्लस O2 gives 2mgO, डेल्टा जी एफ फॉर्मेशन की वैल्यू सपोज करिए मैं कहता हूं 1050 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अगर मैं पूरी स्केल तो मैं एग्जैक्ट डाटा भी ले सकता हूं, 250 60 भी हो सकता है, मैंने राउंड फिगर में ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब इस पॉइंट पर जब एल्यूमिना की कर्व की बात करूं तो इसको मिलाते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट कहां पे हो गया, 1000 पे। तो अगर एल्यूमिनियम वाले के लिए बात करूं, जो रिएक्शन हो रही 4/3 Al प्लस O2 गिव्स 2/3 Al2O3 और डेल्टा जी नोट एफ की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1000 किलो जूल पर मोल। अब ये पॉइंट स्टूडेंट समझ लीजिए, आपको सारे बेस क्लियर है। अब मुझे ये बात करनी, क्या 1473 केल्विन पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं, तो देख लेते हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस करे तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, Al2O3 प्लस मैग्नीशियम। अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी स्टूडेंट, तो आपको पता ही क्या बनेगा, एक तो एल्यूमिनियम बनेगा और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये होगी रिएक्शन। हमें इसी के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे हम 2/3 ले लेते हैं, मैग्नीशियम 2 है, एल्यूमिनियम कितना स्टूडेंट 4/3 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है 2। ये हमारी एक रिएक्शन बैलेंस होगी, इसके अकॉर्डिंग की है मैंने, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं। अगर ये रिएक्शन होती है स्टूडेंट, इन दोनों रिएक्शंस को मिलाकर, ध्यान से सुना, अगर इन दोनों रिएक्शन को मिलाकर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैंने कहां पढ़ा हुआ है, लेफ्ट में, यहां कहां पढ़ा हुआ है, राइट में। इसका मतलब इस वाली वैल्यू को अगर मुझे इधर लाना है तो इस वाली रिएक्शन को इसमें से घटाना पड़ेगा। आपने हेसिस लॉ भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कर रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में से 2 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 1 - 2। अगर मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जैसे ये वाला, ये यहाँ पे लेगा ना, तो इसलिए इसको घटाया, मैग्नीशियम इधर पड़ा, ये वाला प्लस में रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कर दीजिए स्टूडेंट, क्या है मेरे पास डेल्टा जी नोट की जो दोनों इक्वेशन को जोड़कर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 कौन है, ये है -1050 माइनस क्या है, -1000। अब ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -50 किलो जूल। अब मुझे ये बताइए, जब दोनों रिएक्शंस को जोड़ा गया तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू नेगेटिव आई है कि पॉजिटिव आई है, आप कहेंगे सर नेगेटिव आई है। इसका मतलब नेगेटिव आने की वजह से हम कह सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनटू एल्यूमिनियम मेटल। तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं स्टूडेंट, 1623 केल्विन मैंने लिखा है, 1623 केल्विन। तो 1623 केल्विन से जब बिलो टेम्परेचर होगा तो मैग्नीशियम कैन रिप्लेस, कैन यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। बट अगर मैं ये कह देता हूं कि भाई 1623 केल्विन से टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या कह दिया, टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा, आप कोई भी टेम्परेचर ले लें, मैं आइडिया ले लेता हूं, सपोज कर लीजिए मैं कह देता हूं ये है टेम्परेचर,
ठीक है। चलो मैं इससे कर देता हूँ, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये हो गया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब इस टेम्परेचर पर सपोज करिए मैं 2000 केल्विन की बात कर रहा हूँ, मान लिया मैंने 2000 केल्विन पर, 2000 केल्विन पर अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये मेरे पास -100 आ गया। इसके लिए मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम वाली वैल्यू क्या आ गई, -100 किलो जूल। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूं तो वैल्यू इन दोनों के बीच में आ गई, -950 मान लेते हैं, -950 ये आ गई वैल्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को कर सकता है। तो वही वाली बात 1 - 2 कर दीजिए, 1 - 2। तो 1 - 2 में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू -100 -950। अब स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा तुम्हें पता है, प्लस, और ये आ जाएगा +850 किलो जूल पर मोल। अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, पॉजिटिव। इसका मतलब इस केस में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो कहने का क्या मेरा मतलब है कि 1623 केल्विन टेम्परेचर से अगर बिलो टेम्परेचर है तो मैग्नीशियम कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम, बट अबव 1623 केल्विन चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और मैं इसका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मैंने कहा था जो कर्व नीचे है स्टूडेंट और जो कर्व ऊपर है, तो जो नीचे वाला कर्व है उसका मेटल, जो ऊपर कर्व है उसके ऑक्साइड को, ऑक्साइड्स के लिए हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये मेन लाइन आप नोट डाउन करिए बस, कि जो भी कर्व आपका नीचे है, जैसे अगर ये वाला कर्व नीचे है, ये वाला कर्व ऊपर है, तो मैग्नीशियम सिलिकॉन ऑक्साइड के लिए क्या करेगा, मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। मगर वही वाली बात, अगर मैं 1900, मैंने यहाँ पे 1973 केल्विन टेम्परेचर की बात की, यहां पर इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर स्टूडेंट, अब ये वाला कर्व किसके लिए, ये तो सिलिकॉन ऑक्साइड के लिए है, और ये वाला कर्व किसके लिए है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, ये वाला कर्व तो इसके लिए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जो सिलिकॉन है आपका वो क्या करेगा स्टूडेंट, सिलिकॉन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कर सकता है, सिलिकॉन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड टू कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम मेटल, बट व्हेन अबव 1973 केल्विन टेम्परेचर। तो जो एलिंगन डायग्राम है ये हमें बेसिकली ये बताता है कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कौन सा मेटल, कौन कार्बन या मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमें जब भी ये स्टडी करनी है तो स्टूडेंट मुझे एलिंगन डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपको समझ आ गया। और प्रैक्टिस करते हैं कि सर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, यस थोड़ा सा और करते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट कौन सा है, सेकंड, सेम भाई। इज इट ट्रू दैट अंडर सर्टन कंडीशन मैग्नीशियम कैन रिड्यूस सिलिका ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो मैंने आपको बता दिया 1973 से जब बिलो टेम्परेचर होगा स्टूडेंट तो मैग्नीशियम रिड्यूस सिलिका ऑक्साइड, बट अबव 1973 केल्विन टेम्परेचर सिलिकॉन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो टेम्परेचर गेम है एलिंगन डायग्राम। तो आपको एक कर्व याद रखने पड़ेंगे जब भी आपको ये क्वेश्चंस क्या करने, सोल्व करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ताकि क्योंकि मैं अब करने जा रहा हूं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये कर्व आप अगर बना लेंगे तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस दो लाइनें आपको याद करनी है, जो जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसी से रिस्पेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगली बात करते हैं। अब ये सारे एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन है, वन बाय वन हम बात करेंगे। अगला बात करें, अगला क्वेश्चन में क्या करें, अभी मैंने बात की है अच्छा ये सेकंड रह गया, थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया। Although thermodynamically feasible, magnesium is not used for reduction of alumina to get it। अभी मैंने बताया कि मैग्नीशियम का इस्तेमाल हम एल्यूमिना को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। अभी थर्मोडायनेमिकली मैंने फिजिबली बताया, फिजिबल है, मगर फिर भी इस्तेमाल नहीं करते। वो कहता बताओ क्यों नहीं करते, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसलिए नहीं करते कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से जो मैग्नीशियम है दैट इज मच कॉस्टलियर, काफी महंगा पड़ता है मैग्नीशियम। अब मुझे मान लो कोई सस्ती चीज निकालनी है तो मैं उसके लिए कोई महंगी चीज थोड़ा ना पहले डालूंगा, तो ये इकोनॉमिकली क्या है, फेवरेबल नहीं है। हम केवल उस मेथड को फेवरेबल मानते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली क्या हो, बेस्ट हो। ये रिएक्शन पॉसिबल होने के बावजूद भी हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम मेटल के एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल नहीं करते। तो ये पॉइंट तो नहीं क्लियर होंगे। नेक्स्ट है, आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेटर रिड्यूसिंग
एजेंट। कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है? अब जिन बच्चों ने अभी तक मेरे लेक्चर को अगर ध्यान से सुना है स्टूडेंट, मैं कहता हूं अगले सारे क्वेश्चन आप फटाफट खुद ही कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो सारा गेम रहेगा टेम्परेचर का। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर स्टूडेंट एट 893 केल्विन टेम्परेचर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो आप देंगे 983 केल्विन, यहाँ पे जो इंटरेक्शन जो पॉइंट है यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 983 केल्विन है। 983 केल्विन पर तो ये तीनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मगर अगर मैं 983 के बिलो की बात करूं, बिलो 983 केल्विन, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा खुद देखिए। पर कौन सा नीचे है? ये वाला, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी, कर्व बना दें, ये पेपर बना दें, और ज्यादा आपको कोई बातें करने की जरूरत नहीं है। तो सीओ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। मगर जब मैं 983 केल्विन से बाद की बात करूं तो ध्यान से देखिए, ये वाला कर्व तो ये रहा और ये, तो कार्बन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। कब? अबव 983 केल्विन, अबव भी और एट 983 भी हम क्या कहेंगे? कार्बन इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन क्या होता है स्टूडेंट? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको समझ आएगा। बुक में देखेंगे उन्होंने बहुत ज्यादा पोच कर रखा है, आपको उतना ज्यादा चक्रों में पढ़ने की जरूरत है। सिंपल लैंग्वेज में अपने पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फिफ्थ, आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन, देखिए दोनों क्वेश्चन यही है मगर अंतर है। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी किसको करेंगे ये नहीं दिया। अब अगले में क्या कर दिया? जिंक ऑक्साइड दे दिया, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा उसमें। वो कह रहा है आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। तो इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जिंक ऑक्साइड का कर्व ऐसे जा रहा है हमारा, और ये किसका कर्व है? कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा कार्बन से, ये मैंने आपको सारे लॉजिक बता दिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो कर्व है हमारा, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व है, ये तो हमेशा ही क्या है? इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी कंडीशन पे जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे जिंक हम कहें तो जो रिएक्शन है, मगर यहाँ पे मैं जरूरत नहीं है, उसको जरूर कर सकता है। मगर यहाँ पे क्या है? जिंक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किसी भी टेम्परेचर पे नहीं कर रहा। मगर अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है यहाँ पे देखिए 1270 टेम्परेचर पर कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या है? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट अबव 1270 केल्विन। तो ये क्या बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है? कब? जब 1270 केल्विन से, क्योंकि अब ये वाला कर्व क्या है? जिंक ऑक्साइड के कर्व से क्या है? ऊपर है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ये क्या है? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। कब? कार्बन। कार्बन क्या करेगा? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। कब? 1270 पे, क्योंकि ये देखिए कर्व जिंक वाले का ऊपर चला गया ना और ये नीचे आ गया। तो अब कार्बन क्या करेगा? जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, ये इसकी कन्वर्जन एक्सट्रैक्शन की स्टूडेंट जिंक की बिल्कुल सिंपल एक्सट्रैक्शन है। कार्बन जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ बस हीट कर दो, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं का जिंक की। तो क्यों? ड्यू टू एलिंगन डायग्राम। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, जो स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया स्टूडेंट, उसी की तरह है। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप खुद सोल्व करें अपनी कॉपी में साथ के साथ कि आपको ये किस तरह करते हैं। चलिए देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन बुक से है, डिफरेंट थोड़ा सा। तो कह रहा है फ्री एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। पहली बात तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है स्टूडेंट? मैग्नीशियम ऑक्साइड की और कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो रिएक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर Mg प्लस O2, तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, ये रिएक्शन होगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करनी है, कार्बन प्लस O2, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, ये मेरे पास रिएक्शन होगी। अब पहली कंडीशन लेते हैं 1273 केल्विन पर, वन बाय वन चलेंगे। 1273 केल्विन पर जो टेम्परेचर गिवन है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, वो क्या है? 941। ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन की वैल्यू है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या है? -439 किलो जूल है। ठीक है, ये कब है? 1273। अब मुझे देखना है क्या 1273 पर
जो कार्बन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर, प्रिडिक्ट द टेम्परेचर एट विच कार्बन कैन बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर मेरा एम क्या है, अब मेरा एम है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जब मैं कार्बन को ट्रीट करूंगा तो क्या ये मैग्नीशियम और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो करते हैं। हमें भाई इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं स्टूडेंट। वैसे तो रिएक्शन बैलेंस है, मगर यहाँ पे हमने 2 लिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब मेरे को अगर ये मेरा एम है और इन दोनों रिएक्शन का इस्तेमाल करना है तो स्टूडेंट क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहां पड़ा है, राइट में पड़ा है, मुझे किधर चाहिए, लेफ्ट में, यानी कि 2 - 1, 2 में से 1 को घटाएंगे तो नेट डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, देखिए 2 में कौन है, -439 -941। आप बताइए वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, आपके आंसर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इसका मतलब we can't use carbon as a reducing agent to convert magnesium oxide into magnesium at 1273 केल्विन टेम्परेचर, नहीं करेंगे। फिर किस टेम्परेचर पर करेंगे, अब चलते हैं 2273 पे। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया 2273। अब ये वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की 341 और कार्बन की क्या होगी -628। तो यहाँ पे कर दीजिए सारा चीज, तो क्या हो जाएगा, हमने किसको कर रहे हैं, 2 में से 1 को हटा रहे हैं ना, 628 - 341। अब आपको पता है वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, और वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब यस, नाउ कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड इनटू मैग्नीशियम मेटल। लिमिटेशंस की बात करें बेटा, अब इसकी लास्ट पॉइंट है लिमिटेशन। तो एलिमेंट डायग्राम ने बेसिकली ये तो बता दिया कि कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड या मेटल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बट ये नहीं बताया कि उसकी स्पीड क्या होगी, वो रिएक्शन स्लो होगी, फास्ट होगी, यानी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में एलिमेंट डायग्राम ने कोई बात नहीं की। ये इसकी क्या होती है स्टूडेंट, लिमिटेशन होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने एलिमेंट डायग्राम पे जो आपको एक समझाने के लिए मेथड अप्लाई किया है आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मगर फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कोई पॉइंट मेरे को अभी भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में वो पॉइंट मुझे मेंशन करें, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और इससे पहले की वीडियो जो है स्टूडेंट, आई बटन ऊपर आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।